मोदी राज में पहली बार कोई नेता प्रतिपक्ष बना। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कोरम पूरा कर लिया है और इस बार कांग्रेस के 90 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी लोकसभा को देश की जनता की आवाज बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है, उसे मौका मिलना चाहिए। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. राहुल गांधी संतुलित बोले, बहुत अच्छा बोले। उन्होंने देश की जनता की आवाज की तरफ लोकसभा स्पीकर का नजरिया और उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखाती हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है, क्योंकि मोदी 1.0 यानी कि उनके पहले टेन्योर में 2014 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो बनी विपक्ष के तौर पर, लेकिन उनके सांसदों की संख्या बहुत छोटी थी, महज 44 सांसद थे। आइए अब 2019 के चुनाव में आते हैं, यानी कि मोदी 2.0। दूसरे टेन्योर में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बना क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा सुधरा जरूर, ये 44 से 52 तक तो पहुंचा, लेकिन ये कोरम अभी भी कम था कि नेता प्रतिपक्ष की पोजीशन कांग्रेस पार्टी को मिल पाती। 2 सांसद कम रह गए। मोदी 3.0 में, यानी कि ये तीसरा टेन्योर जो इस वक्त आप मोदी सरकार का देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले दोनों बारों के मुकाबले इस बार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इसलिए मिली क्योंकि 90 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुनकर संसद भवन पहुंचे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी पार्टी को ही मिलती है और उसे जिसकी कम से कम 543 में से 10% सीट हो, यानी कि 54 सीटें हो। लेकिन कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में ये हासिल करने में फेल रही है। हमने आपको बताया कैसे 44 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर सिमट गई, जबकि कम से कम 54 सीटें चाहिए होती हैं। इतनी स्ट्रेंथ लीडर की होनी चाहिए, तभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा हो सकता है। थर्ड अटेम्प्ट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी राहुल गांधी के पास है। तभी तो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर से अपेक्षा है कि सदन में किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाया ना जाए। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए
और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज नहीं दबानी चाहिए और 10 साल के बाद पहली बार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी भी मिल गई है, तो इस पद पर उनकी भूमिका भी अब बड़ी हो गई है। वो सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर पाएंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्च की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी करती है। स्पीकर की चुनाव में भले ही विपक्ष की हार हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रतीकात्मक लड़ाई है और सत्ता पक्ष को मैसेज देने के लिए ये चुनाव कराया गया है। देखिए, हमने ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई की, एक परंपरा का भी पालन किया, चुनाव नहीं होने दिया, लेकिन ये भी मैसेज संदेश दिया है कि आपके सामने अभी लोकसभा में एक बहुत ही मजबूत विपक्ष बैठा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का नेता बैठा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और ऐसा पहली बार होगा कि कुछ फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से सहमति भी लेनी होगी। आइए आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। बड़ी स्क्रीन पर जरा इस पूरी जानकारी को लेकर जाएं। राहुल गांधी से किन किन मुद्दों पर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहमति भी लेनी पड़े। सीईसी की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति वाली बैठक में दोनों एक टेबल पर होंगे। वहीं अगली चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली बैठक, सीबीआई चीफ की नियुक्ति हो, सीवीसी की नियुक्ति करने वाली मीटिंग हो, सीआईसी की नियुक्ति वाली बैठक हो, इसके अलावा लोकपाल को चुनने वाली बैठक, एनएचआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति वाली, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, जब उसके चीफ को चुनने की बात आएगी तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की राय भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहां पर भी कंसेंसस की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को आप उन मौकों पर एक साथ एक टेबल पर देखेंगे। बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय जीतकर सदन पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि सरकार ने सत्र की शुरुआत राजनीति से की है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले में पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी ने रंग में भंग डालने का काम किया है। जब स्पीकर का चयन हुआ और सहमति के साथ और एक बेहतर संदेश दिया गया, वहां आप रंग में भंग और पहले दिन ही आपने कह दी कि तकरार के रास्ते ही होंगे, तो अब जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, आप क्या उम्मीद करेंगे। जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का, सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता को आप संरक्षण भी नहीं दिया और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए, तो ये तो गलत है, ये परंपरा तो गलत है।